गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज की नई क्लास में हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर समभारिक परिवार के अंदर उपस्थित विषम समद्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों के अंदर सबसे अधिक स्थायी समभारिक के बारे में पढ़ेंगे, या उसकी अगर हम कोई भी समभारिक परिवार लेते हैं तो उस समभारिक परिवार में सबसे अधिक स्थायी नाभिक कितने होंगे, या फिर कितने पैराबोला बनेंगे द्रव्यमान तथा परमाणु क्रमांक के बीच में। इन सब के बारे में आज की क्लास में पढ़ा जाएगा। अभी तक हमने जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी समभारिक परिवार है तो उसके अंदर स्थायी समभारिक परमाणु का पता करना या उसके परमाणु क्रमांक को ज्ञात करने के लिए हमने अर्ध अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र की सहायता से परमाणु क्रमांक का एक सूत्र ज्ञात किया था, जिसको हम किससे Z0 बराबर A/1.98 प्लस 0.015 ए की पावर 2/3 से हम ज्ञात कर सकते थे। तो इसी सूत्र के आधार के ऊपर हमने विषम द्रव्यमान संख्या वाले क्योंकि हमको मालूम है नाभिक दो प्रकार के होते हैं या परमाणु दो प्रकार के होंगे, जिसके अंदर एक में तो द्रव्यमान संख्या कैसी हो विषम और एक में द्रव्यमान संख्या कैसी हो सम। तो हमने विषम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों के बारे में तो सब कुछ पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि विषम द्रव्यमान संख्या के नाभिक है तो उनके लिए वो कैसे द्रव्यमान वो नाभिक कैसे होंगे, मध्यवर्ती स्थायी नाभिक होते हैं। इन मध्यवर्ती स्थायी नाभिकों के अंदर जो युग्मन बंधन ऊर्जा है उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। उस वजह से ओनली फॉर हमें एक क्या मिलती है, एक ही परवलयिक इक्वेशन मिलती है जो कि द्रव्यमान तथा परमाणु क्रमांक समभारिकों के परमाणु क्रमांक के बीच में होती है के लिए होती है। उस आधार के ऊपर हमने एक ग्राफ बनाया जो कि परवलय की आकृति में था तथा हमने परमाणु क्रमांक के इस सूत्र से ज्ञात किया कि सबसे स्थायी नाभिक जो है वो किसके परवलय के बॉटम बिंदु या फिर न्यूनतम बिंदु पे स्थित होता है। उसके बाद में हमने इस स्थायी नाभिक के द्रव्यमान को ज्ञात किया तथा द्रव्यमान को ज्ञात करने के बाद में हमने जो समभारिक समूह बनाया है वो बीटा प्लस तथा बीटा माइनस डीके के कारण बना। इस बीटा प्लस तथा बीटा माइनस डीके के कारण जो समभारिक समूह बना उसमें एक नाभिक से दूसरे नाभिक में ट्रांसफॉर्मर के दौरान बीटा डीके होता है। इस बीटा डीके के कारण इन नाभिकों में जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसके सूत्र भी हमने ज्ञात किए थे तथा हमने ये पाया था कि जो विषम द्रव्यमान संख्या वाले समभारिक समूह होते हैं उसमें हमेशा कितना एक ही समभारिक स्थायी समभारिक परिवार के अंदर एक ही स्थायी समभारिक नाभिक उपस्थित होता है। यह हमने कहाँ पे प्राप्त किया था, विषम द्रव्यमान संख्या में। तो सबसे पहली कंडीशन में तो क्या है, ये क्या है विषम है, तब सिर्फ एक ही स्थायी समभारिक नाभिक होता है। अब दूसरा पॉइंट या दूसरा केस, दूसरे केस में अब हम क्या पढ़ेंगे, समद्रव्यमान संख्या वाले नाभिक। जब क्या है, जब समभारिक समूह का समूह की द्रव्यमान संख्या एक सम हो। तो सम है तो मैंने आपको जब आइसो स्पिन बताई थी तब भी मैंने बताया था कि सम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, जिसमें उनके न्यूक्लियनों के अंदर जो डिवीजन होता है, न्यूक्लियनों का क्लासिफिकेशन होता है, उस आधार के ऊपर इसको कितने दो भागों में डिवाइड किया जाता है। जिसमें एक प्रकार का नाभिक जो होता है उसमें प्रोटॉन भी सम संख्या में और न्यूट्रॉन भी सम संख्या में। दूसरा जो नाभिक होगा उसमें प्रोटॉन विषम संख्या में और न्यूट्रॉन भी क्या होता है, विषम संख्या में होता है। इस आधार के ऊपर मैंने आप लोगों को युग्मन ऊर्जा का मान बताया था कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों ही अगर सम संख्या में है तो इसका मान नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब विषम संख्या में है तो उसका मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जो कि इस द्रव्यमान के सूत्र अर्धानुभाविक सेमी या फिर अर्धानुभाविक द्रव्यमान सूत्र या फिर सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूले के अंदर MAZ जो होता है वो बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जेड प्लस गामा जेड स्क्वायर माइनस प्लस डेल्टा। यहाँ पे ये माइनस वैल्यू जो है ये कैसे नाभिकों के लिए है, इवन
जिन ऐसे नाभिक जिनके अंदर न्यूक्लियन की संख्या कैसी हो, सम संख्या के रूप में हो, 5 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन इस प्रकार से हो, तो उस कंडीशन के अंदर द्रव्यमान का जो सूत्र होगा सेमी इंपिरिकल मास से वो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा जेड प्लस गामा जेड का होल स्क्वायर माइनस के डेल्टा। ये तो सम संख्या के नाभिकों के न्यूक्लियनों के लिए हो गया। और यह वाला जो होगा वो ऑड न्यूक्लियाई, मतलब अगर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उस नाभिक के अंदर दोनों ही अलग अलग रूप में हो, मतलब विषम संख्या में हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या आता है, माइनस जो प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को युग्मन ऊर्जा का मान भी बताया था, जो कि डेल्टा बराबर क्या होता था, 33.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस कंडीशन के अंदर मैंने जब आप लोगों को सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला निकाला था, तो उस कंडीशन में आप लोगों को मालूम हो तो डेल्टा किस रूप में होता था, प्लस माइनस, मतलब प्लस साइन किसके रूप में होता था, इवन न्यूक्लियाई के लिए, और माइनस साइन किसके लिए, ऑड के लिए। ये तो कंडीशन किसके लिए, बाइंडिंग एनर्जी के लिए। जब हम बाइंडिंग एनर्जी ज्ञात करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर इवन न्यूक्लियाई हो तो डेल्टा का मान प्लस में, और ऑड न्यूक्लियाई हो तो डेल्टा का मान नेगेटिव के रूप में होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम MAZ का मान निकालना चाहे तो उस कंडीशन में डेल्टा बराबर माइनस प्लस, मतलब माइनस जो होगा वो इवन न्यूक्लियाई के लिए होगा तथा प्लस जो होगा वो ऑड न्यूक्लियाई के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि जब हम द्रव्यमान निकालते हैं तो उसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में से उनकी बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी को घटाते हैं, उस वजह से ये साइन क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अब यहां से हमको सूत्र तो मिल गया, एक तो इवन न्यूक्लियाई के लिए और एक ऑड न्यूक्लियाई के लिए। यहाँ पे डेल्टा की भी दो वैल्यू है, तो इस आधार के ऊपर यहाँ पे इक्वेशन है कितनी बनेगी, द्रव्यमान संख्या के लिए सेमी इंपेरिकल मास से यहाँ पे दो द्रव्यमान की समीकरण बनेगी। जब समीकरण दो बनेगी तो उस कंडीशन में आप देखोगे तो एक समीकरण तो पहले तो क्या हो जाएगी, MAZ बराबर अल्फा प्लस बीटा जेड प्लस गामा जेड स्क्वायर माइनस के डेल्टा। ये कौन से नाभिकों के लिए है, इवन न्यूक्लियाई के लिए। उस कंडीशन में क्या हो रहा है, द्रव्यमान घट रहा है, कम हो रहा है। दूसरी कंडीशन कौन सी है, MAZ अल्फा प्लस बीटा जेड प्लस गामा जेड स्क्वायर प्लस के डेल्टा। ये कैसे नाभिकों के लिए, जिनके अंदर ऑड न्यूक्लियाई हो, विषम संख्या के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन हो। तो उस कंडीशन में हम देख रहे हैं द्रव्यमान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस आधार के ऊपर हम ये भी कह सकते हैं कि संभारिक परिवारों के अंदर वह नाभिक सबसे अधिक स्थायी होंगे जिनका द्रव्यमान कम होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को जब स्थायित्व की कंडीशन बताई थी, उस स्थायित्व की कंडीशन के अंदर मैंने आप लोगों को यह कहा था कि जिन नाभिकों के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या सम संख्या के रूप में होती है, उन नाभिकों में से प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को निकालने के लिए प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। परंतु अगर वहीं पर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या विषम संख्या के रूप में हो तो उनमें से प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। जिसकी प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी अधिक होती है वो नाभिक अधिक स्थायी, और जिसका प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कम होती है वो न्यूक्लियाई कम स्थायी होता है। तो उस आधार के ऊपर हम एक निष्कर्ष ये भी निकाल सकते हैं कि संभारिक समूह में जिसका द्रव्यमान कम होगा वो नाभिक अधिक स्थायी होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं, तो हाँ ये तो सीधा इससे पता चल गया। और अब यहाँ पे द्रव्यमान से द्रव्यमान संख्या अलग होगी और ये द्रव्यमान अलग है। और हम ये यहाँ से जब हम द्रव्यमान निकालेंगे तो हमारे पास में दो निष्कर्ष है। एक तो ये कि जब हम स्थायी संभारिक का द्रव्यमान निकाल रहे हैं तो वो स्थायी संभारिक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम होगा। लेकिन अगर वहीं पर वो अस्थायी है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब यहाँ से जब हमें दो इक्वेशन मिली तो जब द्रव्यमान यहाँ पे हमें अगर इक्वेशन दो मिली है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमें पैराबोला भी कितने मिलेंगे, दो मिलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम द्रव्यमान तथा उस स्थायी संभारिक के द्रव्यमान तथा उसके साथ में उसके परमाणु क्रमांक के बीच में हम अगर कोई ग्राफ बनाएंगे तो हमें टोटल कितने ग्राफ मिलेंगे, दो ग्राफ मिलेंगे। सम द्रव्यमान संख्या के
संभारित में के लिए उसके द्रव्यमान MAZ तथा परमाणु क्रमांक Z के बीच ग्राफ खींचने पर दो परवलय की प्राप्ति होती है। अब ये तो पता चल गया कि दो परवलय की प्राप्ति होगी। अब इन दो परवलय में आप देखोगे तो अधिक द्रव्यमान किसका है? ऑड ऑड न्यूक्लियाई वालों का। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जिन इसके अंदर दो पॉइंट ये भी बन सकते हैं कि जिन नाभिकों के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या विषम है उसका परवलय ऊपर स्थित होगा, और जिन नाभिकों में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या सम संख्या के रूप में उन नाभिकों के लिए परवलय विषम संख्या वाले नाभिकों न्यूक्लियनों के नीचे होगा। ग्राफ में ऑड न्यूक्लियन का परवलय ऊपर की ओर स्थित होता है। इसका कारण एक ही है कि यहाँ पे आप देखोगे तो द्रव्यमान जो है वो डेल्टा के जुड़ने के कारण बढ़ रहा है, उस वजह से ये कहाँ पे ऊपर की तरफ स्थित होगा। और दूसरा, ग्राफ में इवन न्यूक्लियन के लिए परवलय नीचे स्थित होगा। यहाँ पे नीचे स्थित होने का एक ही कारण है क्योंकि डेल्टा क्या कर रहा है, ऐसे नाभिकों के लिए क्या कर देगा, द्रव्यमान को घटा देगा, क्योंकि एक में डेल्टा जुड़ने के कारण द्रव्यमान बढ़ रहा है, दूसरे में डेल्टा घटने के कारण द्रव्यमान कम हो रहा है। तो जो ये ग्राफ बनेगा या जो हम पैराबोला बनाएंगे वो पैराबोला किस टाइप में होगा? वो पैराबोला इस प्रकार से होगा। ये तो किसके लिए हो जाएंगे? ऑड न्यूक्लियन के लिए। तो ये वाला जो होगा वो किसके लिए हो जाएगा? इवन न्यूक्लियन के लिए, जिसके अंदर क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या किस प्रकार से हो, सम संख्या के रूप में हो। तो ये पैराबोला नीचे, तथा अगर ऑड संख्या के रूप में है तो पैराबोला ऊपर। अब यहाँ पर आप देखिए, जब हम इन दोनों के बीच का अंतर निकालें, क्या करें, इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो इन दोनों इक्वेशनों को क्या करना पड़ेगा, आपस में घटाना पड़ेगा। आपस में घटाना पड़ेगा तो यहाँ पे जो इनके बीच का जो अंतर आएगा वो किसके बराबर होगा? 2 डेल्टा के बीच में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वर्टिकली रूप में दोनों ही परवलय के न्यूनतम बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो पेयरिंग या युग्मन ऊर्जा के दुगुने के बराबर होती है, जिसे हम 2 डेल्टा के रूप में भी लिख सकते हैं। वर्टिकली द्रव्यमान का अंतर ग्राफ में 2 डेल्टा होता है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब आप बीटा प्लस तथा बीटा माइनस उत्सर्जन करोगे या फिर कोई भी स्थायी नाभिक
तथा अस्थायी नाभिक के बीच में द्रव्यमान का अंतर निकालोगे तो उस कंडीशन के अंदर जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 2 डेल्टा के। उसके अंदर 2 डेल्टा वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जहाँ पे हम सम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों के लिए ये मान निकालते थे तो वो किसके बराबर आता था, गामा जेड माइनस जेड नॉट होल स्क्वायर के बराबर। पर यहाँ पे ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, इसके अंदर जुड़ जाएगी। तो हमें यही तो पता चल गया कि वर्टिकली जो इन नाभिकों के बीच की जो दूरी होगी या इन दो परवलय के बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी, 2 डेल्टा होगी, जो कि इन दोनों द्रव्यमानों के अंतर के बराबर होती है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें सीधा पता चल जाएगा कि इस नाभिक के अंदर टोटली कितने नाभिक स्थायी होंगे। अब आप यहाँ से देखोगे ना तो इस ग्राफ में एक तो सीधा सा ये पता चल रहा है कि अगर मान लो कि एक नाभिक यहाँ पर स्थित है, एक नाभिक यहाँ पे स्थित है, एक नाभिक यहाँ पे है और एक नाभिक यहाँ पर, तो एक नाभिक यहाँ पर, टोटल अगर किसी संभारिक समूह में 5 नाभिक स्थित है तो यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस डी के, फिर यहां से यहां की तरफ बीटा प्लस डी के, बीटा माइनस डी के और बीटा प्लस डी के, इस प्रकार से होगा। परंतु जब हम ये ग्राफ बनाते हैं तो इस ग्राफ से एक चीज ये पता चलती है कि आप देखोगे तो सबसे न्यूनतम पोजीशन के ऊपर कितने नाभिक स्थित है, एक तो ये वाला नाभिक और एक ये वाला नाभिक और एक ये वाला नाभिक। मतलब ये कह कि परवलयों के बॉटम के ऊपर कितने नाभिक स्थित है, 3 नाभिक। हम ये कह सकते हैं कि जो इस आधार के ऊपर ये जो ग्राफ मिला है इस आधार के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि समद्रव्यमान संख्या वाले नाभिक जो होते हैं उनके समस्थानिक परिवारों में 2 या 3 नाभिक जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। तो इस ग्राफ से स्पष्ट है कि समद्रव्यमान संख्या वाले समस्थानिकों में समभारिकों में 2 या 3 नाभिक स्थायी होते हैं। इसका कारण क्या है, एक तो इसका कारण ये कि जो सम संख्या वाले नाभिक है उसके अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या सम है, वो तो पहले से क्या हो गया, अधिक स्थायी हो गए। ये तो पहले से अधिक स्थायी हो गए, लेकिन अब ऊपर वाले परवलय में भी आप देखोगे कि मैंने आप लोगों को जब विषम द्रव्यमान संख्या वाला नाभिक बताए थे तो उस कंडीशन में मैंने आपको कहा था जिस परवलय का अंदर सबसे बॉटम के ऊपर जो नाभिक होगा वो सबसे अधिक स्थायी होगा। तो यहाँ पे दोनों परवलय के अंदर देखोगे ये नाभिक सम द्रव्यमान संख्या के कारण स्थायी हो गए। दूसरा यहाँ पर जो ये नाभिक स्थायी होने का कारण ये कि ये परवलय के किस जगह पर स्थित है, बॉटम के ऊपर भी स्थित है। उस वजह से भी ये नाभिक क्या होते हैं, यहाँ पे टोटली कितने नाभिक स्थायी होते हैं, 3 नाभिक स्थायी होते हैं। ये इसका कारण होता है। अब हम एक क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर हमें ये पता चल जाएगा कि अगर हम किसी द्रव्यमान संख्या से किसी नाभिक को ले तो उसके अंदर सबसे अधिक स्थायी नाभिक कौन से होंगे। जिसके अंदर एग्जाम्पल के रूप में हम कौन सा लेते हैं, 4 A बराबर 64। इस कंडीशन के अंदर 64 कॉपर 29, 13 जिंक 64, 31 गैलियम 64, 29 निकल 64, 27 कोबाल्ट 64। अब यहां से आप देखोगे एक में बीटा माइनस डी के और एक में बीटा प्लस डी के की सहायता से यहाँ पे ग्राफ बनेगा। कैसे, आप देखिए जब यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे किस किस के बीच में, द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान नाभिकों के तथा परमाणु क्रमांक के बीच में। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो वो इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होगा, जिसमें इस जगह पर तो क्या आ जाएगा 60, ये कोबाल्ट आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक यहाँ पर। अब ये कोबाल्ट तो क्या है 27 विषम द्रव्यमान संख्या वाला है,
तो अब यहाँ से आगे आप आगे आ रहे हो तो यहाँ पे आगे की तरफ कौन सा नाभिक मिल रहा है? निकल 28। निकल 28 इस जगह पे स्थित होगा क्योंकि निकल 28 कैसा है? समद्रव्यमान संख्या वाला नाभिक है। अब उसके बाद में वापस क्या आ रहा है? कॉपर 29। ये कैसा है? विषम द्रव्यमान संख्या वाला नाभिक है जिसके अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या कैसी होगी? विषम संख्या के रूप में होगी। अब उसके बाद में वापस क्या है? सम संख्या वाले के अंदर जिंक 13 और 31 गैलियम। अब यहाँ पे आप देखिए क्रॉस के अंदर यहां से यहां पे जाएंगे तो क्या होगा? बीटा माइनस डी के, क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है? 1 से बढ़ रहा है। और यहां से इधर की तरफ इस स्थायी नाभिक से इस स्थायी नाभिक की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बीटा प्लस डी के, क्योंकि यहां से यहां की तरफ क्या हो रहा है? एक परमाणु या एक प्रोटॉन की संख्या कम हो रही है। फिर इधर से इधर की तरफ बीटा माइनस डी के और यहां से यहां की तरफ बीटा प्लस डी के। तो यहां पे स्थायी नाभिक जो होते हैं वो ये 3 नाभिक स्थायी होते हैं, क्योंकि ये तीनों नाभिक जो है ये कहां पर स्थित है? एक तो ये दोनों नीचे वाले दोनों तो क्या है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या सम होने के कारण स्थायी हो गए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये परवलय के बॉटम के ऊपर भी स्थित है लगभग, इस वजह से भी ये नाभिक स्थायी है। दूसरा कॉपर स्थायी होने का कारण है कि वो दूसरे वाले परवलय के कहां पर स्थित है? बॉटम के ऊपर स्थित है। इस वजह से यहाँ पे टोटली कितने नाभिक स्थायी होते हैं? 2 या 3 नाभिक जो होते हैं समद्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों के अंदर स्थायी होते हैं। अब हमने यहाँ पे स्थायित्व के बारे में पता कर लिया, ग्राफ भी बना लिया। अब हमें क्या क्या करना है? अब हमें इन नाभिकों के अंदर सबसे स्थायी नाभिक के लिए द्रव्यमान संख्या के बारे में पता करना है, टोटल स्थायी नाभिक के द्रव्यमान के बारे में पता करना है, तथा साथ में ही जो बीटा प्लस तथा बीटा माइनस डी के हुआ है उसके कारण जो ये नाभिक बने हैं स्थायी नाभिक, इन स्थायी नाभिकों के लिए जो उत्सर्जित ऊर्जा होगी उसका मान भी हम ज्ञात करेंगे। अब हमको मालूम है कि अगर सम संख्या में कोई नाभिक स्थित है, नाभिक के अंदर न्यूक्लियाई, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? MaZ बराबर अल्फा प्लस बीटा जेड प्लस गामा जेड स्क्वायर माइनस के डेल्टा। और अगर विषम विषम न्यूक्लियाई है तो द्रव्यमान क्या होता है? MaZ बराबर अल्फा प्लस बीटा जेड प्लस गामा जेड स्क्वायर प्लस के डेल्टा। अब अगर हम स्थायी नाभिक के लिए परमाणु क्रमांक क्या होता है? ये परमाणु क्रमांक Z0 बराबर माइनस के बीटा अपॉन 2 गामा होता है। तो सम न्यूक्लियाई के लिए सम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समभारिक के स्थायी समभारिक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? M0 A Z0 बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा Z0 प्लस गामा Z0 का होल स्क्वायर माइनस के डेल्टा। विषम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के स्थायी समभारिक का द्रव्यमान ये क्या हो जाएगा? M0 A Z0 बराबर अल्फा प्लस बीटा Z0 प्लस गामा Z0 का स्क्वायर प्लस के डेल्टा। ये दो इक्वेशन हमें क्या मिल गई? ये नॉर्मल सदस्य होगा या संभारिक परिवारों का सदस्य होगा उसके लिए ये होगा द्रव्यमान, परंतु वहीं पर अगर संभारिक परिवार के अंदर स्थायी संभारिक के बारे में हमको मालूम हो तो उसका द्रव्यमान इस सूत्र से निकाला जाता है, तथा स्थायी तथा अन्य संभारिक सदस्यों के
द्रव्यमान में अंतर क्या होगा? m नॉट m a z माइनस m नॉट a z नॉट। ये मान जो आएगा वो गामा कोष्टक में z माइनस के z नोट का होल स्क्वायर प्लस के 2 डेल्टा। कौन से नाभिकों के लिए? ऑड ऑड नाभिकों के लिए। और एक दूसरी इक्वेशन जो बनेगी m a z माइनस के m नॉट a z नॉट। इन नाभिकों के लिए जो सूत्र बनेगा वो z माइनस के z नॉट का होल स्क्वायर माइनस के 2 डेल्टा। ये कैसे नाभिक होंगे? इवन इवन नाभिक होंगे। तो उन नाभिकों के लिए जो द्रव्यमान का सूत्र निकलेगा या द्रव्यमानों के बीच में जो अंतर निकलेगा वो क्या हो जाएगा? इस रूप में आएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? Q ऑड ऑड न्यूक्लियाई या फिर Q इवन इवन न्यूक्लियाई। क्योंकि ये जो द्रव्यमानों का अंतर जो होता है वो क्या प्रदर्शित करता है कि जब एक नाभिक से दूसरे नाभिक का निर्माण हुआ, एक नाभिक अगर किसी अभिक्रिया के अंदर नाभिक की अभिक्रिया में बीटा प्लस या बीटा माइनस डीके के कारण एक नाभिक से दूसरे नाभिक स्थायी नाभिकों का या एक नॉर्मल नाभिक से स्थायी नाभिक का या फिर आप कह सकते हो दो नॉर्मल नाभिकों का एक दूसरे के अंदर परिवर्तन होता है, तो उस दौरान उस अभिक्रिया के अंदर जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं। और अगर उसमें इवन इवन और ऑड ऑड न्यूक्लियाई है तो उनके लिए जो सूत्र होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो इस प्रकार से प्राप्त होंगे जो कि संभारिक नाभिकों में स्थायित्व को प्रदर्शित करते हैं या फिर उनसे उत्सर्जित ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। ये तो ऑड ऑड और इवन इवन नाभिकों के लिए हो गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे तो ये तो इनके ऊर्जा का अंतर निकाला। अब हमको क्या करना है? बीटा प्लस माइनस डीके के लिए Q का मान। इस डीके में जो बीटा प्लस या बीटा माइनस डीके हुआ है उससे संभारिक समूह का निर्माण हुआ है, तो उस डीके के अंदर Q मान क्या होगा वो निकालना है हमको, जो कि Q बराबर क्या हो जाएगा? m a z माइनस के m नॉट a z नॉट, जो कि इसके 2 गामा कोष्टक में प्लस माइनस z माइनस के z नॉट का होल स्क्वायर प्लस के माइनस के 1/2 प्लस के 2 डेल्टा। ये प्लस में हो रहा है तो इसका मतलब नाभिक कैसे है? ऑड ऑड है। और यहां पर ये जो डीके जो है ये डीके, और एक कंडीशन कौन सी हो जाएगी? m a z माइनस के m नॉट a z नॉट बराबर क्या आ जाएगा? 2 गामा प्लस माइनस z माइनस के z नॉट का होल स्क्वायर माइनस के 1/2 इसके 2 डेल्टा। ये क्या हो जाएगा? बीटा प्लस माइनस बीटा प्लस माइनस। कैसे नाभिक हो जाए? इवन इवन न्यूक्लियाई। ये दोनों जो समीकरण मिले हैं ऊर्जा उत्सर्जन के, ये कैसे कैसे नाभिकों के लिए है? बीटा प्लस माइनस डीके के अंदर इवन इवन न्यूक्लियाई तथा ऑड ऑड न्यूक्लियाई के अंदर जो बीटा प्लस तथा बीटा माइनस डीके की वजह से संभारिक समूह का निर्माण हुआ है, उस कंडीशन के अंदर उत्सर्जित ऊर्जा के सूत्र को प्रदर्शित करते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को जो संभारिक परिवार था उसके अंदर विषम तथा सम द्रव्यमान संख्या के अंदर दोनों के अंदर मैंने बता दिया आप लोगों को कि आज ये टॉपिक खत्म हो गया। इसके अंदर मैंने ये पता चल रहा है
कि जो विषम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक होंगे उनके अंदर हमेशा एक स्थायी संभारिक होता है तथा सम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों के लिए हमेशा कितने संभारिक स्थायी होंगे? 2 या 3, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम तो नहीं होंगे क्योंकि वहां पे टोटल कितने परवलय मिलते हैं? 2 परवलय मिलते हैं। इस वजह से सम द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों के लिए 2 या 3 संभारिक स्थायी पाए जाते हैं संभारिक परिवार के अंदर। अब हम कल के क्लास के अंदर स्वतः विखंडन से रिलेटेड जो टॉपिक होगा उसके बारे में पढ़ेंगे।